हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कहानी की शुरुआत में हमें 5 साल पहले कसांद्रा के डोर्जेन जाने से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां कसांद्रा को लेने के लिए कैलिक्स इंपेरिकल कैसल आया होता है। फिर हमें कसांद्रा के पास खड़े एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं, तो आप आखिरकार उसके साथ नहीं जा रही हो। फिर वह थियोडोर के बारे में सोचते हुए कहती है, प्रिंसेस थियोडोर, और आहें भरती है और अपनी और थियोडोर की बीच हुई बातचीत को याद कर रही होती है, जब उसने कहा था, यह सोचना भी अजीब है कि आप डोर्जेन के साथ शांति के लिए राजनीतिक विवाह का विकल्प चुनेंगी। और रोते हुए कह रही होती है, मेरी बहन सच में एक इडियट है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां कसांद्रा बोलती है, इससे उसे बहुत बुरा लगा होगा। इतना कहने के बाद वह जोर से चिल्ला रही होती है, थैड, मेरी शादी अच्छी होगी और मैं वापस जरूर आऊंगी। तब तक तुम मुझ पर अपनी निराशा को दूर करने की कोशिश करना। फिर हमें थेड को दिखाया जाता है जो खिड़की के पीछे छुपकर इमोशनल होते हुए अपनी बहन को देख रही होती है। फिर कसांद्रा कंटिन्यू करते हुए कहती है, लेट्स मीट अगेन विथ अ स्माइल। तब वहाँ खड़ा वह व्यक्ति कहता है, प्रिंसेस, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर कसांद्रा कहती है, ये है एक छोटी बहन जो हमेशा अपनी बड़ी बहन की बात सुनती है, और समस्या ये है कि वह बहुत ध्यान से सुनती है। और ये सब सुनते हुए थेड काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कसांद्रा के डेथ का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ थेड काफी रोते हुए कह रही होती है, लौट आओ, एक स्माइल के साथ। लेकिन वो प्रॉमिस कभी पूरा नहीं हुआ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वह कहती है, लेकिन मरने और फिर से जीवित होने के बाद मैंने अपनी बहन को जीवित देखा और वह खुशी से मुस्कुरा रही थी। मुझे उसे दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे हमेशा महसूस होता रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसे छत पर दिखाया जाता है, जहां वह कंटिन्यू करते हुए कह रही होती है, यह पता लगाने के लिए कि सच में क्या हो रहा है, मुझे वालोइस से मिलना है, उस गॉड से जिसने मुझे यहाँ भेजा है। और स्काई की ओर देखते हुए कहती है, वेलोइस, तुम मुझे देख रहे हो है ना? अगर आपने जिस इंसान की जान बचाई है यहाँ फिर से मर गया, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा कि आगे क्या होगा। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए छत के वाल पर खड़ी हो जाती है। मैं 3 तक गिनने जा रही हूँ, इसीलिए बाहर आ जाओ जब तक मैं अच्छा व्यवहार कर रही हूँ। इतना कहने के बाद वह काउंटिंग स्टार्ट कर देती है, 1, 2 और 3 कहकर वह छत से छलांग लगा देती है। तभी कोई कहता है, यू इडियट। उसके बाद वह थेड को पकड़ लेता है। फिर थेड यानी थियोडोर कहती है, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। फिर बेलोइस उसे छत पर खड़ा करते हुए कहता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता, तब तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। खैर, आई एम सॉरी, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने बातों को ठीक से समझाया नहीं था और आप अंततः एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गई। फिर थियोडोर सोच रही होती है, क्या एक और दुनिया? फिर बेलोइस कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ थियोडोर ने कसांद्रा की शादी में शामिल होने का फैसला किया। मानव जीवन में चुनाव के महत्वपूर्ण क्षण आते हैं, वे निर्णय जो भाग्य का निर्माण करते हैं। जिस क्षण वह चुनाव किया जाता है, दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां आपका मूल स्वरूप बरकरार रहता है, और एक और ऐसी ही जगह है जहां सब कुछ बिल्कुल अलग है। समस्या ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि दोनों दुनियाओं का प्रवाह संयोग संरेखित होता है और आप तुरंत उसी प्रवाह में जाकर कूद पड़ी। आमतौर पर उस समय बाईं ओर का दरवाजा खुलना तो नहीं चाहिए था। तभी थियोडोर कहती है, यानी वह दरवाजा टूटा हुआ था। तो बेसिकली यदि वह चक्र फिर से आता है जिसमें दुनिया एक सीध में आ जाती है, क्या मैं अपनी मूल दुनिया में लौट सकती हूँ? फिर बेलोइस कहता है, बिल्कुल सही, आप जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा समझदार है। फिर थियोडोर कहती है, तो अगला चक्र कब आएगा? फिर बेलोइस कहता है, मुझे देखने दो, इंसानी समय के हिसाब से। इतना कहकर वह उसे 10 उंगलियां दिखाता है। तब थियोडोर कहती है, 10 घंटे। फिर बेलोइस कहता है, नहीं। फिर थियोडोर बोलती है, 10 दिन। फिर बेलोइस कहता है, नहीं। फिर थियोडोर गुस्सा होते हुए कहती है, 10 साल। तब बेलोइस कहता है, हाँ, बिल्कुल सही। फिर थियोडोर कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे यहाँ 10 साल रहना होगा। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं मर जाऊं
और पुनर्जन्म ले लूं। फिर बेलोइस घबराते हुए कहता है, अरे अरे रुको, इंतजार करो, आओ हम इसे ब्राइट साइड से देखें और अपने आप को यहाँ आने के लिए थैंक यू करो। तुम्हारी बहन को दोबारा जीने का मौका मिला है। तुम्हारे अलावा और कौन है जो तुम्हारी बहन को बचा सकता है? इसके बाद थियोडोर नीचे उतरकर बैठ जाती है और कहती है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर बेलोइस कहता है, हाँ सही कहा, इसीलिए अगले चक्र के आने तक अच्छा व्यवहार करो। फिर थियोडोर उसकी ओर देखते हुए कहती है, नहीं, यह एक अलग मुद्दा है, हमें हिसाब किताब सब ठीक से निपटा लेना चाहिए। फिर बेलोइस चौंकते हुए कहता है, क्या हिसाब किताब? फिर थियोडोर उसके पास बढ़ते हुए कहती है, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या तुम्हें मुझे हुए नुकसान का कंपनसेट नहीं करना चाहिए? तब बेलोइस घबराते हुए पूछता है, कंपनसेट मतलब क्या? फिर थियोडोर क्रिटी स्माइल करते हुए कहती है, खैर, क्योंकि आप समय के स्वामी हैं, इसीलिए मुझे समय को रोकने जैसी शक्ति प्रदान कर। फिर बेलोइस कहता है, और अगर मैं मना कर दूं तो? तब थियोडोर उसे धमकाते हुए कहती है, फिर मैं सीधे यहाँ से कूद जाऊंगी। तब बेलोइस घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं रुको, फाइन, मैं भी कुछ हद तक दोषी हूँ, इसीलिए मैं आपको कुछ समय के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने की अनुमति दूंगा। इतना कहकर वह उसके माथे पर हाथ रखते हुए कुछ मंत्र पढ़ता है। उसके बाद बेलोइस उसे शांति से देख रहा होता है। तब थियोडोर आश्चर्य से पूछती है, क्या तुमने सचमुच मुझे टाइम रोकने की शक्ति दे दी है? फिर बेलोइस कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या आपको लगा कि मैं इतने समय से झूठ बोल रहा था? लेकिन आप जितनी देर तक इस जादू का उपयोग कर सकती है वह समय काफी सीमित है। फिर थियोडोर पूछती है, आप कितने समय तक की बात कर रहे हैं? फिर बेलोइस उसे 3 उंगलियां दिखाता है। तब थियोडोर खुश होते हुए बोलती है, क्या 3 मिनट? तब बेलोइस उसे ना में जवाब देता है। फिर थियोडोर बोलती है, 3 सेकेंड? तब बेलोइस उसे हाँ में जवाब देता है। तब वह चौंकते हुए कहती है, नहीं, क्या सिर्फ 3 सेकेंड? तब बेलोइस कहता है, बिल्कुल सही। फिर थियोडोर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें थियोडोर को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहां वह काफी थक गई होती है और हाँफ रही होती है। फिर कहती है, ओ गॉड, ये मासूम शरीर। फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हुए कहती है, वैसे भी बेलोइस के साथ मतभेद होने के बाद से ही, क्योंकि मुझे वैसे भी अगले 10 साल यहीं रहना है, मैंने अपनी बहन की रक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। ऐसा करने के लिए मुझे सैनिक स्तर की शारीरिक क्षमता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम अपने शरीर को औसत दर्जे की ठीक ठाक सुडौल स्थिति में लाना ही चाहिए। ये सब करते हुए पीछे से थियोडोर डोर्जन देख रहा होता है और कहता है, प्रिंसेस थियोडोर। फिर हमें वहाँ किसी को आते हुए दिखाया जाता है जो कहता है, तो आप यहाँ हैं। फिर थियोडोर बोलती है, क्या बात है? तब मैट्स बोलती है, हमारे मेजेस्टी आपकी तलाश कर रहे हैं योर हाइनेस। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें थियोडोर को लिलियन के साथ दिखाया जाता है, जहाँ लिलियन कह रहा होता है, मैं एम्पायर के सन को ग्रेट करता हूँ, प्लीज हैव अ सीट। फिर पूछता है, डोर्जन में आपकी लाइफ कैसी चल रही है? तब थियोडोर कहती है, आपकी देखभाल के बदौलत सब ठीक चल रहा है। फिर लिलियन कहता है, सुनकर अच्छा लगा। फिर थियोडोर कहती है, आप मुझसे किस लिए मिलना चाहते थे? आपने मुझे यहाँ निजी तौर पर बुलाया, इसका जरूर कोई कारण होगा। तब लिलियन कहता है, असल में मैंने आपको बुलाया क्योंकि मैं आपके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता हूँ। हम जल्द ही एक फैमिली बन जाएंगे। आखिर मुझे लगा कि अगर हम एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि मैं भरोसेमंद व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बहन से सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या आप मुझे सिर्फ एक मौका दे सकती है? मैं केसी को हमेशा खुश रखूंगा। इतना कहते ही थियोडोर को अपनी बहन की डेथ याद आने लगती है और लिलियन कहता है, बिल्कुल, मैं आपको भी खुश कर दूंगा। तभी थियोडोर गुस्से में कहती है, बिल्कुल नहीं, और सोचती है, आप मेरी बहन की मौत को भी नहीं रोक सके, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उसे कभी खुश कर पाएंगे? तब लिलियन उसकी ओर आश्चर्य से देख रहा होता है। फिर थियोडोर खड़े होते हुए कहती है, मैं उसे खुश करने के बारे में आपके शब्दों को याद रखूंगी। क्या यह सचमुच पॉसिबल है? हम देखेंगे। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। वह वहाँ से जा ही रही होती है, तभी वह थियोडोर डोर्जन से टकरा जाती है। तब थेड उसकी ओर देखते हुए सोचती है, थियोडोर डोर्जन, उफ, वह चेहरा कितना परेशान करने वाला है।
मुझे अब ये मत कहना कि उसे लगता है कि मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ आई हूँ। इतने में डोरजन थेट का हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाते हुए कहता है, एक पल के लिए मेरे साथ आइए। तब थेट कहती है, क्या? रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? फिर हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ से थियोडोर अभी अभी चाय पीकर गई होती है और सोचती है, इस जगह हमने अभी थोड़ी देर पहले यही चाय पी थी। क्या वो सिर्फ इसीलिए उसका पक्ष ले रहे हैं क्योंकि वो इसके भाई हैं? और क्या मुझे दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है? तभी वह देखती है कि लिलियन और केसी प्यार से एक दूसरे की ओर देखते हुए एक दूसरे का नाम पुकार रहे होते हैं। तब लिलियन केसी को हक करते हुए कहता है, केसी, थेड मुझसे नाराज है क्या? फिर कसांद्रा कहती है, कोई बात नहीं, उसे अभी इन सब चीजों की आदत नहीं है, वो जल्द ही तुम्हें पसंद करने लगेगी, इसीलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो। तब लिलियन कहता है, लेकिन अगर वह मुझसे नफरत करती रही तो क्या होगा? तब कसांद्रा कहती है, ठीक है, तो अगली बार मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी, इससे सब ठीक हो जाएगा। फिर लिलियन कहता है, केसी, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। और थियोडोर उन्हें बातें करते हुए देख रही होती है। फिर वह डोरजन से कहती है, मैंने सुना था कि यह एक राजनीतिक विवाह है। तब डोरजन कहता है, कौन जानता है, ये सिर्फ दिखावा हो सकता है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस शांति संधि से खुश नहीं है, लेकिन मैं उस नज़र से नहीं देखता। जिस भाई को मैं जानता हूँ वह उस तरह की नकली मुस्कान देने वाला व्यक्ति नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है, एम्प्रेस पहले जैसे ही दिख रही है। प्रिंसेस, क्या वो वाकई आपको दुखी लग रहे हैं?